हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस इंडस्ट्री डिस्कशन में वील बी टॉकिंग अबाउट द आईटी बिजनेसेस एंड द आईटी सेक्टर एट लार्ज। तो आईटी सेक्टर में लास्ट कपल ऑफ मंथ से एक अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। एंड अंडर परफॉर्मेंस क्या चल रही है कि रिलेटिवली वर्सेस निफ्टी 50 या निफ्टी 500 आईटी बिजनेसेस और आईटी इंडेक्स हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग। एंड व्हाई इज दिस अंडर परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट टू कंसिडर? बिकॉज अ लॉट ऑफ आईटी कंपनीज हैव डिसअपॉइंटेड ऑन रिजल्ट्स। तो काफ़ी सारे आईटी बिजनेसेस के रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग थे। साथ साथ काफ़ी सारे आईटी बिजनेसेस में ग्रोथ भी डाउनग्रेड हुई है। एंड साथ साथ काफ़ी सारे आईटी बिजनेसेस ने मार्जिन्स में भी मिसेस करी हैं। एंड वाई दिस डिस्कशन बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज आईटी इंडेक्स ऑलमोस्ट 26 to 27 टाइम्स पी रेशियो पे है, जो प्री कोविड एक टाइम पे 15 to 18 टाइम्स के बीच में होता था। तो आईटी इंडेक्स या फिर आईटी बिजनेसेस मेरे लिए थोड़े से कंफ्यूजिंग जनरली रहते हैं, इवन तो वेल्थ क्रिएशन काफ़ी हुई है इन बिजनेसेस में, एंड आई ऑल्सो रियली लाइक द इकोनॉमिक्स ऑफ द बिजनेस। बट जब हम आईटी बिजनेसेस की बात करते हैं, तो वो द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स आईटी बिजनेसेस वेंट थ्रू बूम इन ग्रोथ एंड नाउ दे आर गोइंग थ्रू अ माइल्ड पैच इन ग्रोथ। एंड साथ साथ जो वैल्यूएशंस है आईटी कंपनीज की, एक टाइम पे 20-22 पी से ऊपर नहीं मिलता था। अभी भी कुछ आईटी कंपनीज जो डिसअपॉइंट कर रही हैं रिजल्ट्स पे, आज भी वो 40 to 45 टाइम्स की पी रेशियो पे चल रही हैं। तो इस इंडस्ट्री एनालिसिस में या इस इंडस्ट्री टेम्परेचर चेक में फर्स्ट हम क्या करेंगे, व्हाट इज रॉन्ग विद द आईटी इंडेक्स राइट नाउ। सेकेंड चीज़ हम क्या सीखेंगे कि आईटी इंडेक्स की क्या वैल्यूएशन चल रही है। थर्ड चीज़ में हम टेक्निकल्स एक बार देखेंगे। फोर्थ चीज़ में हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट आईटी बिजनेसेस क्या गाइड कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट आईटी बिजनेसेस के क्या एस्टिमेट्स एंड टाइम पे कि इन बिजनेसेस में क्या ग्रोथ रेट आ सकती है। एंड फाइनली हम लोग देखेंगे कि वेदर एआई इज अ थ्रेट और एन अपॉर्चुनिटी फॉर दीज कंपनीज। एंड उस नोट पे हम लोग कंक्लूड करेंगे। विद दिस लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस ऑन द आईटी इंडस्ट्री एंड आईटी इंडस्ट्री का टेम्परेचर चेक करते हैं। तो पहले तो हम लोग आगे ले ऑफ द लैंड समझते हैं कि आईटी इंडस्ट्री में कितने टाइप के डिफरेंट बिजनेसेस लिस्टेड है। एंड इस वीडियो का फ्लो हम कैसे रखेंगे, फर्स्ट हम सेगमेंटेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम प्रॉब्लम्स विद लार्ज कैप आईटी बिजनेसेस देखेंगे, फिर मिड कैप आईटी की बात करेंगे, फिर ईआर&डी कंपनीज की बात करेंगे, फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि एआई का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। एंड थ्रू आउट दिस एनालिसिस हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की कॉमेंट्री देखेंगे, एंड साथ साथ वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स ऑफ डिफरेंट आईटी के सब सेक्टर्स का करेंगे। तो पहले तो हम सब सेगमेंटेशन की बात करते हैं कि आईटी सेक्टर में कितने तरीके की कंपनी है। देखो, आईटी सेक्टर एक होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस सेक्टर है, बिकॉज कंपनीज के साइजेस अलग हैं, कंपनीज का डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कंसंट्रेशन है, एंड कंपनीज के बेसिकली ग्रोथ जर्नी अलग है। कुछ कंपनीज बहुत मेच्योर हो गई हैं अभी, एंड कुछ कंपनीज अभी बहुत यंग है। तो पहले सेगमेंटेशन में देखते हैं। तो पहला सेगमेंट जो मैं बोलूंगा आईटी इंडस्ट्री के अंदर है, दैट इज द लार्ज कैप आईटी प्लेयर्स। तो लार्ज कैप आईटी प्लेयर्स कौन से हैं? बेसिकली दीज आर योर कंपनीज लाइक विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, और कंपनीज लाइक एक्सेंचर। So these are those companies which are very large in size. Large in size माने इन companies के market cap are well beyond of like 1,50,000 crores to 2 lakh crores. इन companies की sales are more than 30-40,000 crores से ज़्यादा इन companies की sale हो गई हैं. And these companies are diversified across sectors, right? So these are legacy players, and these legacy players also keep reorienting themselves. जब भी कोई ना कोई boom आता है, तो पहले Y2K boom आया, फिर उसके बाद 2016 के अंदर क्या डाउट्स आए थे कि अगर SaaS का इम्प्लीमेंटेशन हर जगह हो जाता है, तो इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करी, एंड साथ साथ जब हम क्लाउड की बात करते हैं, तो क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन की भी लार्ज कैप आईटी प्लेयर्स ने बहुत हेल्प करी। So these are typically slow to moderate growth businesses due to bigger sizes. In ये these are diversified across industries. Dividend payouts ये companies बहुत देती हैं क्योंकि growth के avenues कम है, और major presence नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। मेजरली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप फोकस्ड ये लोग ये कंपनीज हैं, राइट। तो अगर हम आगे देखते हैं, तो सेकंड टाइप ऑफ हमारा जो सेगमेंटेशन रहता है वो है मिड कैप आईटी। तो मिड कैप आईटी कौन सी कंपनीज है? ये लार्ज कैप आईटी से मैं क्लासिफाई करूंगा, जस्ट थोड़ी ही छोटी कंपनीज हैं। इनके प्रॉबेबली मार्केट कैप आर लेस देन 1 लाख करोड़, और इनकी सेल्स माइट बी हाफ ऑफ व्हाट द लार्ज कैप आईटी कंपनीज का सेल है, हाफ से भी थोड़ा लेस ले सकते हैं। एंड दीज आर योर कंपनीज विच आर ग्रोइंग फास्टर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, परसिस्टेंट टेक्नोलॉजीज का एग्जाम्पल लेते हैं, जो हेल्थ केयर के अंदर और हाई टेक सेगमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड है। एंड साथ साथ कोफोर्ज का एग्जाम्पल लेते हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर टिपिकल मिड कैप आईटी कंपनीज। इवन दो हम लोग इसको मिड कैप आईटी बोल रहे हैं, काफ़ी लोग इनको
लार्ज मिड कैप आईटी बोलेंगे, बट हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए आपके लिए मिड कैप आईटी कह रहे हैं। दीज आर कंपनीज जहाँ पे इनके इबिटा मार्जिन्स मिड टीन्स टू अर्ली टीन्स में, राइट, मतलब 13 to 18% के बीच में, और इनकी ऑर्डर बुक इन बिजनेसेस की बहुत फास्ट ग्रो करी है, हम आगे जाके देखेंगे भी। तो इसको हम मिड कैप आईटी कह सकते हैं, राइट। देन हम देखते हैं सेगमेंटेशन वाइज, एक आते हैं ER&D बिजनेसेस, दैट इज ER&D बिजनेसेस जो बाकी R&D का कंपनीज को R&D करने में और प्रोडक्ट डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो टिपिकली जो इंडिया का ER&D लैंडस्केप है, इट इज टाइड विद ऑटो OEMs, मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस एंड हेल्थ केयर कंपनीज। बिकॉज बाहर की अगर सपोज करते हैं BMW को EV व्हीकल बनानी है, सो दे विल बी डूइंग R&D, राइट। तो R&D में किसकी हेल्प लेंगे? कंपनीज लाइक KPIT, राइट, मे बी कंपनीज लाइक टाटा एलेक्सी। जैसे अगर इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ JLR, तो JLR किसकी हेल्प लेता है R&D के अंदर? टाटा एलेक्सी एंड टाटा टेक्नोलॉजीज की, राइट। तो जहां पे भी R&D सर्विसेज की बात होती है, वहां पे हमारी कौन सी कंपनीज आती है? ER&D कंपनीज। एंड व्हाट वी हैव टू रिमेंबर दैट ER&D कंपनीज बहुत ही एक हाई ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस है और हाई ऑपरेटिंग डी लेवरेज बिजनेस है। माने जब सेल्स ग्रोथ आती है तो मार्जिन बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, जब सेल्स की डी ग्रोथ होती है तो मार्जिन बहुत तेजी से घटते हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर के अंदर ये साइकिल इस टाइम पे प्ले आउट हो रही है। सो दैट इज विद ER&D बिजनेसेस। फिर हमारी आती हैं प्रोडक्ट कंपनीज। तो प्रोडक्ट कंपनीज हमारी कौन सी हैं? दीज आर योर कंपनीज जिनके थोड़े IT प्रोडक्ट्स हैं, इंस्टेड ऑफ providing IT services, these companies make products and sell them to different enterprises, right? तो काफ़ी कंपनीज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिजनेस पे भी बेसिकली काम करती हैं, एंड दे ऑल्सो मेक बेसिकली लाइसेंस बेस्ड इनकम। तो यहाँ पे बैंकिंग प्रोडक्ट कंपनीज में हमारे पास देर आर 3-4 एग्जाम्पल्स। वन इज इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, right? Second is Newgen software, third is Nucleus software, fourth is Oracle। ट्रैवल रिलेटेड सॉफ्टवेयर में हमारे पास रेड गेन है, जिस रेड गेन की हमने वीडियो भी बनाई थी चैनल पे, और एक असेलिया केल कर कंपनी है जो बेसिकली जितनी भी आपकी एयरलाइंस है उनको टिकटिंग सर्विसेज और इन सारी चीज़ों में हेल्प करती है। तो दे प्रोवाइड द IT प्रोडक्ट फॉर दैट। इन बिजनेसेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनके मार्जिन्स वॉलेटाइल हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इनको बार बार री इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आउट ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट के अंदर इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना की 30% EBITDA मार्जिन है, बट उस प्रोडक्ट का जो हायर मार्जिन है, दे हैव टू इन्वेस्ट टू बिल्ड द अदर 2 प्रोडक्ट। अभी एक AI का भी प्रोडक्ट ये लोग बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें मार्जिन अभी बहुत लो है। तो इस वजह से कंसोलिडेटेड एंटिटी में हमेशा हमें 18 to 19% EBITDA मार्जिन दिखते हैं, क्योंकि कंपनी एक्सेस मार्जिन को री इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस में, राइट। तो प्रोडक्ट कंपनीज में भी बहुत हाई ऑपरेटिंग लेवरेज होती है और बहुत हाई ऑपरेटिंग डी लेवरेज होती है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट हाई ऑपरेटिंग लेवरेज। आप इसके मार्जिन उठा के देखिए, आपको दिखेगा कि जैसी कंपनी की सेल्स में ग्रोथ आई तो बहुत तेजी से मार्जिन बढ़ गए, ऑपरेटिंग मार्जिन, राइट, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बनाने का तो खर्चा पूरा लग ही गया। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IT प्रोडक्ट कंपनीज। अब हम लार्ज कैप कंपनीज की बात करते हैं, और लार्ज कैप कंपनीज में इस टाइम पे क्या इशू चल रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो मैं मॉर्गन स्टैनली के एस्टिमेट देख रहा था लार्ज कैप IT कंपनीज के। तो टिपिकली these are your matured companies, they are already well spread across geographies, and their growth estimates अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे TCS का एग्जांपल है, TCS का ग्रोथ एस्टिमेट है 8.9% EPS ग्रोथ का। इन्फोसिस का ग्रोथ एस्टिमेट है 8.8% EPS ग्रोथ का। HCL का 6.8% का एस्टिमेट है, और विप्रो का 4.9% EPS ग्रोथ का एस्टिमेट है। टाटा एलेक्सी को हम ER&D में लाके बाद में देखेंगे, बट ये सारी जो मेजर लार्ज कैप IT कंपनीज, इनका ग्रोथ एस्टिमेट ही है। तो हमारा सबसे पहले जो इशू रहता है, अगेन मैं आपको इस पूरे पूरे सेक्टोरल एनालिसिस में प्रोबेबिलिस्टिकली हम सोचेंगे, तो हमारा एक इशू क्या रहता है लार्ज कैप IT से? दीज आर वेरी गुड डिफेंसिव नेम्स, बट दे मिस बिग अर्निंग्स ग्रोथ। माने यहाँ पे 15 to 18% अर्निंग्स ग्रोथ इज मिसिंग, राइट। यहाँ पे अगर आप इनके PE मल्टीपल्स देखते हैं, तो इस टाइम पे अगर आप ये प्री कोविड जाते हैं, तो प्री कोविड में विप्रो एक टाइम पे 12 टाइम्स की PE पे होता था, राइट। TCS 17 टाइम्स PE रेशियो पे रहता था। इन्फोसिस 14 to 20 टाइम्स के बीच में घूमता था यूजली। HCL 13 to 14 टाइम्स पे होता था, और टेक महिंद्रा 13 to 16 टाइम्स में होता था। बट नाउ लेट्स लुक एट द PE मल्टीपल्स, राइट। तो अगेन दिस इज ऑल्सो एन इशू, वैल्यूएशन का इशू में तो समझना है यहाँ पे। तो आज अगर आप विप्रो का PE मल्टीपल देखते हैं, तो आज 23 टाइम्स है, पीक पे 32 टाइम्स की आज से 1-2 साल पहले। TCS का आज भी 27 टाइम्स है, विच इज स्टिल आउट ऑफ इट्स नॉर्मल एवरेज। इन्फोसिस का 24 टाइम्स है, जो उसकी लॉन्ग टर्म एवरेज के अपर एंड के आसपास आया है। फिर HCL का 26 टाइम्स है, तो HCL में तो स्ट्रक्चरल री रेटिंग हुई है, बट HCL का भी PE मल्टीपल अभी हाई है। एंड टेक महिंद्रा का तो 37 टाइम्स के आसपास का PE रेशियो, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग्स डिप्रेस्ड है। तो व्हाट वी
can conclude from this slide is that these companies are trading at a higher band of their valuations, and this sector might also go through a period of disruption. वो भी हम देखेंगे क्या disruption आ सकती है इस सेक्टर में. बट यहाँ पे अगर हम ग्रोथ रेट्स देखते हैं तो ऑर्गेनिक ग्रोथ का अगर आप कंपैरिजन देखते हैं कॉग्निजेंट, टीसीएस और इन्फोसिस का, तो तीनों कंपनीज के जो ग्रोथ रेट्स हैं इतने कुछ एक्साइटिंग नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज है, लाइक अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनीज. कॉग्निजेंट का 2.2% का ग्रोथ था दिसंबर 24 में, whereas इन्फोसिस का 4.5% था और टीसीएस का 5% के आसपास ग्रोथ था. तो दीज कंपनीज विल गिव वेरी गुड डिविडेंड्स एंड विल कीप डूइंग शेयर बायबैक्स. वो आपके 2-3% रिटर्न में ऐड कर सकते हैं. पर अगर टीसीएस का 8% ईपीएस ग्रोथ रहता है, उस पर आप 2-3% शेयर बायबैक और डिविडेंड से ऐड कर सकते हैं. तो प्रॉब्ली 10-11% return probably a shareholder might get. Again, this is a probabilistic scenario because at the end of the day your returns are nothing but the profit growth that a company does along with the dividend payouts or the share buyback that the company does. This is outstanding shares keep declining. Outstanding shares decline करते हैं तो अपने आप EPS growth वापस ऊपर हो जाएगी, right? But still these are companies which give very good dividends, but at the moment like earnings growth is missing. सिमिलरली कॉग्निजेंट का एग्जांपल लेते हैं तो हम यहाँ पे कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखते हैं, क्योंकि आपके डॉलर में भी डेप्रिसिएशन हो जाती है. तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी इज लाइक 2023, 2024, 2025 में सिंगल डिजिट्स, लो सिंगल डिजिट्स, राइट. तो प्री कोविड ये 7-8% के बीच के हेर देर में होती थी. बट स्टिल नाउ द ग्रोथ रेट्स आर वेरी वेरी मेच्योर्ड इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज दीज आर वेरी मेच्योर बिजनेसेस, राइट. इन्फोसिस का अगर हम ग्रोथ गाइडेंस देखते हैं, सो दिस इज वेर इट बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग कि इन्फोसिस खुद क्या ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं. तो जेन एआई में इन्फोसिस ने 100 न्यू एजेंट्स इस टाइम पे डेवलप करे हैं. दीज एजेंट्स आर फॉर डिप्लॉयमेंट विद इन आवर क्लाइंट्स. मेनी ऑफ देम आर ऑलरेडी यूजिंग एजेंट्स दैट वी हैव डेवलप्ड. Based on strong performance in this quarter and view of rest of the financial year, we are revising our growth guidance of 4.5 to 5%. So again, revenue growth 4.5 to 5% and margins will be broadly stable between 20 to 22%. तो लार्ज कैप आईटी में आपको एक चीज क्लियर होती जाएगी कि these are companies where A, margins are fully sized up. B, you'll also realize कि growth rates are a bit lower in nature. Similarly, HCL का guidance देखते हैं तो HCL का भी कुछ similar guidance है कि 4.5 to 5% के आसपास year on year in constant currency growth रहेगी, right? And EBIT margin guidance भी 18 to 19% की है. तो again fully sized business है, माने margins बढ़ने के chances कम है और growth की guidance 4 to 5% के बीच में. These are very good dividend plays और defensive companies. जैसे पीटर लिंच ने अपनी बुक में हमें समझाया था वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में, एक स्टॉलवर्ट कंपनीज होती हैं. These are those companies which grow lower than the nominal GDP growth rate, but these are very good defensives, right? So large cap IT is like a defensive, right? But at the end, growth rates matter, especially if you're doing active investing. एक्सेंचर का ग्रोथ गाइडेंस देखते हैं तो एक्सेंचर का 7% ऑड का ग्रोथ गाइडेंस है, जिसके लिए वो अनसर्टेनिटी बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी से जो उनका डोज का पॉलिसी है दैट इज लीडिंग टू लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, राइट. सो दैट कैन इम्पैक्ट देयर आईटी स्पेंड्स. सो अगेन एक्सेंचर ने 7% ग्रोथ गाइडेंस दी है. So nature of large cap IT businesses क्या, if we want to conclude, slow growing, high dividend paying, cycles of high growth like COVID phase. We will have to see if AI adds to growth or subtracts to growth, क्योंकि हम AI का क्या impact है वो हम towards the end of this video में देखेंगे. And margins will be stable in these companies, right? बट यहाँ पे AI का जो इम्पैक्ट है उसके लिए आपको इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी. नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि आप किसी भी इंडस्ट्री का कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, तो एट SOIC वी हैव अ डिटेल्ड कोर्स जिसके अंदर हम आपको ये सिखाते हैं कि पहली चीज़ आप अपना एसेट एलोकेशन कैसे कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए या गोल्ड हो गया, डिफरेंट एसेट क्लासेस को कैसे देख सकते हैं. सेकंड चीज़ हम लोग क्या सिखाते हैं कि हाउ यू कैन लुक एट फंडामेंटल एनालिसिस, कि फंडामेंटल एनालिसिस डिफरेंट इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस का कैसे कर सकते हैं. थर्ड पार्ट में हम आपको ये सिखाते हैं हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यूएशंस ऑफ कंपनीज, एक कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे ढूंढे. फोर्थ पार्ट में हम आपको ये सिखाते हैं विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर कोर्स, कि एग्जिट कैसे करें, इंडस्ट्रीज या फिर बिजनेसेस में से एग्जिट कैसे लें. तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड फाइनली हम आपको ये भी सिखाते हैं विच इज़ एन एडेड बोनस, कि इनसाइट्स विद इश्माइल करके हमारा एक सेक्शन है जहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ें मैं रिसर्च कर रहा हूँ या जो भी इंडस्ट्री पढ़ रहा हूँ वो मैं आपके साथ वंस अ वीक या वंस इन 2 वीक्स डिस्कस करते रहता हूँ कि हम लोगों ने ये चीज़ें सीखी. तो दिस ऑल्सो लीड्स टू एन इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स एंड इट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी फाइंड ये बोनस काफ़ी वैल्यू ऐड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए. If you want to register for the SOIC membership, the link is in the description below and you can use the coupon code SOIC bonus 10. With this, let's go back to the analysis. अब हम चलते हैं towards the mid cap IT companies. अब मिड कैप आईटी कंपनीज में अगर आप देखते हैं तो दिस इज एग्जांपल ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम्स. एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स में अगर आप अगेन रेवेन्यू कैगर देखेंगे फ्रॉम IPO टिल FY24 तो 17.3% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ है.
Now, just to remind you ki how healthy this revenue growth is, large cap IT companies were saying 4 to 5% growth. Just look at last 3 years of growth in Persistent Systems. Nearly the revenues have doubled, almost 25% CAGR. Right? Revenue growth between FY 20 to 24 has been 24% CAGR. Now, this is a smaller company and it is exposed to more verticals or faster growing verticals like healthcare and life sciences, and especially software, high tech, and emerging industries, and banking, for financial services, and insurance as well. But majorly health and life insurance is इनका जो basically vertical है, that has really grown through the roof, right? तो वहाँ पे काफ़ी फास्ट ग्रोथ आई है इस कंपनी में. अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते हैं तो हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज वर्टिकल में 52%, 71%, 67%, 40% के आसपास ग्रोथ आई है लास्ट 4 क्वार्टर से. Whereas बैंकिंग के अंदर भी लास्ट 2 क्वार्टर से 15 to 22% के बीच में ग्रोथ आई है, बिकॉज दे वन रियली बिग कॉन्ट्रैक्ट्स. राइट. सिमिलरली कोफोर्ज का एग्जांपल लेते हैं तो कोफोर्ज ने रिसेंटली इस क्वार्टर में 45 न्यू क्लाइंट्स ऐड करें. राइट. सो अगेन फर्दर इनटेक ऑफ क्लाइंट्स है. एंड 7 ईयर अगर आप ग्रोथ रेट्स देखते हैं कोफोर्ज की तो ऑलमोस्ट 23% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ रेट्स हैं. तो कोफोर्ज के अंदर भी क्या चल रहा है इस टाइम पे, और परसिस्टेंट सिस्टम्स में भी क्या चल रहा है कि परसिस्टेंट का मार्जिन हायर एंड पे 18 to 19% के बीच में. फिर जब हम कोफोर्ज की बात करते हैं तो कोफोर्ज का मार्जिन 13 to 14% के बीच में. एंड बोथ कंपनीज आर सेइंग दे विल डिलीवर इंडस्ट्री बीटिंग ग्रोथ. तो नेचर ऑफ सम ऑफ दीज मिड कैप आईटी कंपनीज, जो लार्ज मिड कैप आईटी कंपनीज लाइक कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट, फास्ट ग्रोइंग है, मिड टीन्स टू अर्ली टीन्स मार्जिन है, डिपेंडेंस ऑन 1 or 2 वर्टिकल्स है. जैसे परसिस्टेंट में हेल्थ केयर लेट काफी फास्ट ग्रोथ आई है, फिर कोफोर्ज के अंदर भी न्यू क्लाइंट्स एडिशन से बहुत फास्ट ग्रोथ आ रही है. बट वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी हाई एट द मोमेंट. कोफोर्ज आज 70 की पी पे ट्रेड करता है, परसिस्टेंट सिस्टम्स आज 65 ऑड की पी रेशियो पे ट्रेड करता है. तो आपको क्या समझना है कि येस दीज आर फास्टर ग्रोइंग कंपनीज, इनके ग्रोथ रेट्स लार्ज कैप आईटी कंपनीज से ज्यादा फास्टर हैं, बट आज वो पी मल्टीपल में भी रिफ्लेक्ट करता है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है इनको ओन करने के लिए, बिकॉज परसिस्टेंट एक्चुअली में एक यूनिक कंपनी आईटी सेक्टर के अंदर, बिकॉज दे आर डूइंग सम वेरी हाई एंड वर्क. बट दैट मल्टीपल ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स की मार्केट ऑल्सो थिंक्स इट्स अ यूनिक बिजनेस. तो यू आर नॉट गेटिंग सम डिस्काउंट एट सच व्हेन इट कम्स टू लुकिंग एट बेसिकली द स्टॉक. तो ये चीज हमें मिड कैप आईटी में भी समझनी है, क्योंकि यही आज एक प्रॉब्लम है आईटी सेक्टर के अंदर. फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स ER&D वर्टिकल्स. राइट. तो ER&D वर्टिकल्स में चलते हैं. तो पहले हम टाटा एलेक्सी को देखते हैं. तो टाटा एलेक्सी का मेन वर्टिकल क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर और मीडिया एंड कम्युनिकेशन. KPIT का मेन वर्टिकल क्या है? इट इज एन ऑटो फोकस बिजनेस. साइंट का मेन वर्टिकल क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एंड एरोस्पेस. LTTS का क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, मेडटेक, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर्स, डाइवर्सिफाइड. टाटा टेक्नोलॉजीज का क्या है? ऑटो इज द मेन वर्टिकल फॉर टाटा टेक्नोलॉजीज. Now again a similar problem and a similar opportunity set. तो opportunity set क्या है कि ER&D business जो है यहाँ पे इंडिया के लिए जो आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी है, it can grow at a rate of 17 to 22% per annum for the next 4 to 5 years. But the problem that arises with this type of business or this nature of business is कि यहाँ पे मैं आपके साथ स्क्रीनर खोलता हूँ एक बारी, एंड स्क्रीनर पे हम एक चीज देखते हैं. तो पहले मैं टाटा एलेक्सी खोलता हूँ यहाँ पे, और टाटा एलेक्सी की एक बारी हम लोग मार्जिन देखते हैं. राइट. तो यू विल रियलाइज इज दैट एज एंड व्हेन द सेल्स ग्रोथ स्लोज, अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो जस्ट फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट, ताकि आपको अच्छे से बिजनेस अच्छे से समझ आए और आपको उसकी साइकिल समझ आए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब जब सेल्स ग्रोथ फास्ट होती है, अगेन ये हमारे पास 2020 का डेटा नहीं है, तब तब मार्जिन पीक के आसपास चले जाते हैं. राइट. जब जब सेल्स ग्रोथ स्लो होती है, तब तब टाटा एलेक्सी जैसे बिजनेस में मार्जिन नीचे आ जाते हैं. अब इसके कुछ रीजंस हैं. क्या रीजंस है? अनलाइक अ प्योर वेनिला आईटी सर्विसेज कंपनी, एक ER&D कंपनीज को किसको ट्रेन करना पड़ता है? इंजीनियर्स को. एंड उनको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए भी अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ता है. तो यू ऑलवेज मेंटेन हायर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और यू ऑलवेज मेंटेन अ बिगर बेंच. माने आपका बेंच साइज बड़ा रहता है इसमें, जिसकी वजह से कुछ एम्प्लॉयज विल ऑलवेज बी अनयूटिलाइज्ड. राइट. जिनके जो बेसिकली जिनके बिल आवर्स हैं वो हमेशा अनयूटिलाइज्ड रहेंगे. बट यहाँ पे क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपके बढ़ते हैं, क्योंकि आपको एम्प्लॉयज को वेज हाइक देनी पड़ती है, तो आपके मार्जिन नीचे जाते हैं अगर सेल्स ग्रोथ नहीं आती, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज फास्टर देन योर सेल्स ग्रोथ. तो यही हम इस टाइम पे टाटा एलेक्सी में साइकिल देख पा रहे हैं. राइट. क्योंकि अगर आप यहाँ पे इजी आप हायर एंड फायर नहीं कर सकते, क्योंकि हायर करने के बाद ट्रेन करना पड़ता है. राइट. तो अगर आप फायर करेंगे बार बार, तो आपका अगर प्रोजेक्ट में ऑल ऑफ अ सडन ज्यादा नीड आ गई तो आप क्या करेंगे? तो ये इस इंडस्ट्री की एक सिक्लिकलिटी है, जो आपको टाटा एलेक्सी के नंबर्स में आज नहीं लास्ट 5 to 7 ईयर्स से प्ले आउट होते दिखेगी. अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो अगेन अगर आई थिंक द लास्ट 10 to 15 ईयर फाइनेंशियल basically financials of a company always tells us about the destiny and the nature of the business. Just over here,
तो जैसी अगर आप यहाँ देखेंगे सेल्स ग्रोथ आई तो मार्जिन इंक्रीज्ड, मार्जिन वेंट टू नियरली 26%। जैसी सेल्स फ्लैटन हुई मार्जिन फेल, जैसी सेल्स एक्सपैंड हुई अगेन मार्जिन एक्सपेंशन साइकिल किक्ड इन। नाउ एज द सेल्स ग्रोथ हैज सॉफ्टेंड अगेन नाउ द मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन साइकिल इज किकिंग इन। एंड माई फीलिंग इज दैट कि अभी हम शायद से इस क्वार्टर में जो 26% मार्जिन आया, इनका मार्जिन वापस 30% जा पाएगा नहीं जा पाएगा, इट्स टफ टू से बिकॉज द कंपनी हैड अ रॉकस्टार 3-4 years, right? So almost 12 to 16 quarters of growth. Now these are just 2 quarters of misses. Always remember there is a momentum in fundamentals. Whenever fundamentals turn for the good, the momentum lasts for 8 to 12 quarters. Whenever the momentum turns for the bad, the momentum on the downside also lasts for 4 to 8 quarters. तो अभी हम सिर्फ like 2-3 quarters in the way है जहाँ पे margins below 29% गए हैं. So you need to keep tracking it, and anyways the P multiples of Tata Elxsi last 4 years के अगर आप छोड़ेंगे तो long term में भी P multiple Tata Elxsi के, इससे पहले आप देखेंगे जब डाउन साइकिल हुई थी तो 15-16 टाइम्स की पी रेशियो पे भी टाटा एलेक्सी आ गया था एंड 27-28 टाइम्स पे चलता था, और आज भी डाउन साइकिल में 42-43 टाइम्स पे चल रहा है. So this is why it is important to remember the nature of these companies, right? Do not ever forget the nature of the business. In a bull run, people go crazy. जैसे KPIT का आप ट्विटर पे देखेंगे इतना गाना है, 100 की पी पे लेना चाहिए, 150 की पी पे लेना चाहिए, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे. बिगर प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुई इन द बिजनेस ऑफ KPIT? अगर आप यहाँ के चेक करेंगे तो KPIT इज लिंक टू द ऑटो साइकिल, राइट? क्योंकि यूरोप में जो कंपनीज R&D करेंगी तो KPIT अच्छा करेगा, विच इन अ वे KPIT ने बहुत ट्रेमेंडस बिजनेस बिल्ड करा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. बट नाउ जस्ट रिमेंबर दिस कि चाइना ने ऑल ऑफ अ सडन हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में ईवी व्हीकल्स में स्पेशली यूरोप में डोमिनेंट मार्केट शेयर गेन करा है, राइट? I think there was a stat ki I think out of 4, 2 EVs sold in Europe are Chinese EVs right now. And the entire ER&D work of those EVs is done by the Chinese companies in-house. So that is where you have to remember is that is an issue for companies like KPIT, Tata Elxsi, Tata Technologies, LTTS, जहाँ पे भी ऑटो का बेसिकली डोमिनेंस ज़्यादा है. तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जहाँ जहाँ ऑटो का डोमिनेंस ज़्यादा है वहाँ वहाँ ये प्रॉब्लम बनने वाली है, क्योंकि यूरोपियन और लाइक कंपनीज अपना R&D कट करती हैं या फिर बार बार कहती हैं हम ईवी नहीं करेंगे, हाइब्रिड करेंगे. सो R&D साइकिल कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है एंड दैट लीड्स टू स्लोअर ग्रोथ एंड अनसर्टेन डिसीजन मेकिंग. ऑल्सो यूरोप के अंदर अभी ऑटो साइकिल में बहुत मेजर स्लो डाउन है. हम लोग कभी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी को मिल के आए थे जो यूरोप में एक्सपोर्ट करती है, वो भी कह रहे हैं कि स्लो डाउन काफी भयंकर है जो नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स भी रह सकता है. So that is why some of these ER&D companies they still trade above the average valuation that they used to get pre-COVID. क्योंकि कोविड में एक बहुत बड़ा बम्प मिला क्योंकि ऑटो कंपनीज ने बहुत R&D करा, राइट? तो आज भी इन कंपनीज का वैल्यूएशन ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन कम है. साइंट के अंदर जरूर कॉस्ट कटिंग हो रही है जिसकी वजह से उनका मार्जिन 1 to 1.5% के आसपास नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बढ़ सकता है. बट यहाँ पे अगर हम कमेंट्री देखते हैं कुछ मैनेजमेंट्स की, राइट, तो ये टाटा एलेक्सी की मतलब क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे कॉन कॉल में कि 27 से 23.5% ईबिट मार्जिन हो गया, तो इज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रोथ और मॉडरेशन इन ग्रोथ? दैट इज द प्रिसाइसली द रीजन. जब भी सेल्स ग्रोथ स्लो डाउन होती है तो आपको इम्पैक्ट तो आता ही आता है, राइट? सो अगेन सिमिलरली यहाँ पे अगर आप आंसर देखेंगे तो दिस इज अगेन द अदर मैनेजमेंट, मतलब ये साइंट का एग्जांपल है. सिमिलरली अगर आप मार्जिन देखेंगे यहाँ पे टाटा एलेक्सी में तो अगेन द कंपनी सेइंग कि हेवीली फोकस ऑन गेटिंग द मार्जिन प्रोफाइल दैट वी हैड अर्लियर. तो इस क्वार्टर के अंदर वेज हाइक्स थी एंड दोज थिंग्स कैन नॉट बी पुश बियॉन्ड अ पॉइंट. तो अगेन दे आर ऑल्सो फोकस ऑन ओवरऑल कॉस्ट. So this is something that you have to remember is that now if the companies whenever they start talking about cost cutting or whenever they start talking about cost optimization, you know the industry is in a tough spot right now, which is what ER&D companies are into, whether it's a Tata Technologies, Tata Elxsi or it's a Cyient में margin expansion हो सकती है next year, but आपको उसको बहुत closely track करना पड़ेगा because उनकी execution बहुत volatile रही है. यहाँ LTTS का example हो, right? Now going towards the product companies finally. तो product companies के बाद हम एक बारी जेन एआई का इम्पैक्ट देखेंगे एंड सारे की सारी इंडस्ट्री का टेक्निकल्स और वैल्यूएशंस करेंगे एंड देन वील स्टार्ट कंक्लूडिंग, राइट? तो रेट गेन यहाँ पे प्रोडक्ट कंपनी है आईटी के अंदर.
तो अगेन RateGain के मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे थे। अगर आप इनका स्क्रीनर पे आके देखते हैं तो RateGain के अंदर मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे थे, बट RateGain में एक अभी इस टाइम पे रिसेंटली इशू आया है, तो वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो RateGain के 9% और EBITDA मार्जिन से 22% हो गए थे, एंड प्रमोटर्स वर आल्सो सेइंग कि EBITDA मार्जिन्स लॉन्ग टर्म में 25% प्लस भी जा सकते हैं, along with the sales of almost 2000 crores. बट RateGain क्या कर रही है इस टाइम पे, बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट कंपनी, रिमेंबर टेक दिस मेंटल मॉडल फ्रॉम मी, whenever product companies start reinvesting into the product, that leads to a dip in margins, which has happened with Intellect Design, which has happened with Newgen, and it is happening with RateGain. because earlier management कह रही थी कि हमारा margins यहाँ से बढ़ते जाएगा 100 बिप्स या 150 बिप्स, बट नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर कंपनी को री इन्वेस्ट करना पड़ा है अपने प्रोडक्ट और मार्केटिंग के अंदर, जिसकी वजह से ये मार्जिन्स नहीं बढ़ने वाले। तो जैसी मैनेजमेंट की कमेंट्री आई उसी टाइम पे स्टॉक प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया, राइट, बिकॉज मार्केट्स आर वेरी फोकस्ड ऑन मार्जिन्स इन प्रोडक्ट कंपनीज अलॉन्ग विद सेल्स ग्रोथ, और सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पे सॉफ्टन हो गई है। अगर आप देखेंगे तो आफ्टर नियरली 4 6 7 8 9 10 12 13 14 quarters of high sales growth, now the sales growth has started softening. तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वन हैज टू कंसिडर कि अब कंपनी को री इन्वेस्ट करके वापस प्रोडक्ट्स को मार्केट करना पड़ेगा, एंड तब जाके इनकी सेल्स ग्रोथ वापस एक्सेलरेट होगी। बट ये पूरा पीरियड अगेन आफ्टर 14 16 क्वार्टर्स ऑफ हाई ग्रोथ, एक बेस बिल्डिंग और कंसोलिडेशन का 4 to 8 क्वार्टर्स का तो पीरियड लगता ही लगता है। सेम प्रॉब्लम अभी RateGain में चल रही है, इवन दो बिजनेस लॉन्ग टर्म लुक्स गुड, बट नियर टर्म में ये एक चैलेंज RateGain के अंदर इस टाइम पे है, जो कंपनी की मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में भी डिस्कस करा, राइट। तो कंपनी ने अंडर एस्टिमेट करा द अमाउंट ऑफ पीपल दे हैड इन सेल्स, राइट, एंड जो मार्केटिंग के अंदर एक्सपेंडिचर था तो उसमें अंडर एस्टिमेट करा, जिसकी वजह से कंपनी का मार्जिन जो लाइक मार्जिन है, कंपनी के मार्जिन अंडर प्रेशर आ सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। दैट इज व्हाट इज लीडिंग टू द थिंग। बट इस कंपनी में मैं क्या ट्रैक करूंगा कि जैसे ही इनका ये इन्वेस्टमेंट पीरियड ओवर होता है और सेल्स ग्रोथ एक्सीडेंटली एक्सेलरेट होती है, दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम टू गेट वेरी इंटरेस्टेड इनटू दिस बिजनेस। तो हमने इसका बिजनेस एनालिसिस आपके लिए करके रख दिया है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेटर रन कंपनीज इन आईटी प्रोडक्ट्स, तो आप उसका बिजनेस एनालिसिस पढ़ सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना के अंदर आके देखते हैं तो इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना में अभी जो अरुण जैन है, तो अरुण जैन से क्वेश्चन पूछा गया कॉन कॉल के अंदर कि लाइक तो टिपिंग पॉइंट कब ऐसा आएगा जब आपके ओवरऑल EBITDA मार्जिन 30% चले जाएंगे, जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट अबाउट द बिजनेस, राइट। तो इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना जो कंपनी है, इन्होंने काफी R&D काफी प्रोडक्ट पे एक्सपेंडिचर करा है, और काफी सारा इन्होंने एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज भी करा है बैलेंस शीट पे, P&L से राइट ऑफ भी नहीं लिया, राइट। तो इनका ट्रू पी मल्टीपल एक्चुअली में ज्यादा ही होएगा, क्योंकि अगर ये पूरा राइट ऑफ लेते तो हमें एक अलग नंबर दिखता। बट कंपनी के अगर आप वॉलिटिलिटी और लंपीनेस देखेंगे तो there have never been quarters where company has reported consistent or stable margins, and just look at the sales growth also। तो यहाँ पे इनका आई थिंक जेम पोर्टल का कॉन्ट्रैक्ट था जो रैम्प डाउन हो रहा है लास्ट 3 4 क्वार्टर से, तो वहाँ पे सेल्स ग्रोथ की भी वेरिएंस काफी है, किसी क्वार्टर में 28% आ जाती है, किसी क्वार्टर में 16 रह जाती है, किसी में 7 होती है, किसी में 20 होती है, किसी में माइनस हो जाती है, राइट। सो अगेन दिस इज एन इशू विद दिस बिजनेस कि देयर इज टू मच लंपीनेस बिकॉज इट्स द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो इसके अंदर एक प्रोडक्ट वर्टिकल कंपनी का ऑलमोस्ट 30% EBITDA मार्जिन पे चल रहा है अभी। बाकी इन्होंने जनरली तो EBITDA मार्जिन में एक टिपिंग पॉइंट आना चाहिए नेक्स्ट 4 5 ईयर्स में, कभी भी आना चाहिए, बट जब भी आने वाला होता है ये किसी नए प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो आई थिंक इन्होंने 2021 2022 में भी एक जो ईमैक डॉट करके एक इन्होंने एक OTP AI सर्विसेज इन सब में काफ़ी एक्सपेंडिचर स्टार्ट कर दिया था, जिससे इनका मार्जिन टिपिंग पॉइंट पे आया, फिर वापस टिप नहीं कर पाया, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं दिखी। और अभी इन्होंने पर्पल फैब्रिक और AI के अंदर एक और वर्टिकल लगाया, वहाँ पे ये लोग अगेन बहुत री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विच इज लीडिंग टू lower margins in the near term. We never know when the operating leverage starts, but first quarter of operating leverage will be a good sign to see in this business, right? Because it's a very very lumpy business, super lumpy business, कि यहाँ पे मार्जिन को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। आई थिंक अगर आप इस कंपनी की लास्ट 4 ईयर्स की जाके कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ेंगे तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द कंपनीज वेयर अगेन इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट्स फॉल्ट, बिकॉज द नेचर ऑफ द बिजनेस, बिकॉज हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट फॉर बिल्डिंग सच अ गुड प्रोडक्ट जो नॉर्थ अमेरिका में भी सेल हो रहा है। बट मैनेजमेंट का गाइडेंस मिस बहुत बारी हुआ है, बिकॉज काफी चीजें हाथ में नहीं होती। So that is the issue with these type of companies. But once they go through that J curve, जिस दिन इसमें अभी EBITDA मार्जिन का एक्सेलरेशन आया, सीधा EBITDA मार्जिन इस कंपनी के 25 to 30% भी हो सकते हैं। तो आपको वो ट्रैक करना है कि वो एक्सेलरेशन कब आएगा, मे बी 3 to 5 ईयर्स के अंदर, मे बी इट हैज लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग लेवरेज, राइट। तो क्योंकि मेरी समझ से अभी बाहर है, तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि मेरी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से ऐसे बिजनेसेस फिलहाल के लिए बाहर है, इवन दो मैं सीखने की बहुत कोशिश करता हूँ, राइट। तो आप यहाँ पे जाके वापस एक बारी पढ़ भी सकते हैं कि ये जो अब ये अगेन
यहाँ पे इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी अभी री इन्वेस्ट कर रही है, राइट, इनटू बिजनेस 2 एंड बिजनेस 3, एंड नाउ वी आर बिल्डिंग द एआई बिजनेस इनटू दिस, सो दैट्स हाउ मार्जिन्स आर गेटिंग रीडिप्लॉयड। इवन तो कंपनी के एक सेगमेंट के अंदर 30% मार्जिन्स बन रहे हैं, बट वो दूसरे सेगमेंट के अंदर कंपनी एक्सेस मार्जिन्स को रीडिप्लॉय कर रही है इस टाइम पे, जिस वजह से हमें मार्जिन्स इस टाइम पे कंपनी के लोअर दिख रहे हैं। सो दैट इज द इशू विद इंटेलेक्ट डिजाइन, बट लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग लेवरेज ऐसे बिजनेस के अंदर हो सकती है। प्रोज एंड कॉन्स क्या है आईटी प्रोडक्ट कंपनीज के साथ, कि सम आईटी प्रोडक्ट कंपनीज हैव रियली स्केल्ड अप द मार्जिन्स लाइक न्यूजन सॉफ्टवेयर, तो न्यूजन सॉफ्टवेयर और भी बेटर मार्जिन्स की गाइडेंस दे रही है इस टाइम पे, आपको कॉन्फ्रेंस कॉल जाके पढ़नी चाहिए, बट पी मल्टीपल भी हाई है उस हिसाब से। फिर अदर इंटरेस्टिंग वंस आर लाइक रेडगेन एंड इंटेलेक्ट डिजाइन, कब इनके मार्जिन स्केल अप होना स्टार्ट होंगे अलॉन्ग विद सेल्स ग्रोथ, मेरे को लगता है कि वी स्टिल माइट बी 1 ईयर अवे, तो हमें 1 ईयर अवे, तो हमें जाके तब पढ़ना चाहिए। बोथ आर करेंटली री इन्वेस्टिंग इनटू द बिजनेस, रेडगेन एंड इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना। टफ टू टेल व्हेन द ऑपरेटिंग लेवरेज स्टार्ट्स प्लेइंग आउट। फ्रेमवर्क क्या है, ट्रैक क्लोजली एवरी क्वार्टर एंड सी व्हेन ऑपरेटिंग लेवरेज हिट्स, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे फंडामेंटल ब्रेकआउट आएगा अर्निंग्स में। तो ये तो हमारा हुआ पूरे के पूरे आईटी सेक्टर का एनालिसिस। यहाँ पे कुछ स्मॉल कैप आईटी कंपनीज है जो अच्छा ग्रो कर रही हैं, जैसे ऑलीटेक टाइप बिजनेसेस हो गए, या फिर कोई नीश आईटी का कंपनीज भी हो गई, बट अगेन वो यहाँ एनालिसिस से मैंने दूर रखी है बिकॉज उनको हमने क्लासिफाई नहीं करा, बट यू कैन रीड दोज कंपनीज इंडिपेंडेंटली, राइट। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, जो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द आईटी कंपनीज। नाउ आई स्पोक टू लाइक कपल ऑफ सीनियर पीपल इन द इंडस्ट्री, बिकॉज ऑनेस्टली आई थिंक मेरी अंडरस्टैंडिंग आईटी सेक्टर की उतनी नहीं है जितनी मेरी बाकी सेक्टर्स में है। तो मैं बहुत डिपेंड करता हूँ बाकी लोगों से सीखने के लिए, हर सेक्टर में मैं ट्राई करता हूँ कि मैं लोगों से सीखूं, और आईटी सेक्टर में मैं स्पेशली ये ट्राई करता हूँ कि जिन लोगों को 30-40 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, उनसे मैं ज़्यादा सीखूं। तो यहाँ पे मेरे को एक बहुत सीनियर पर्सन ऑफ द इंडस्ट्री ने बताया, राइट, तो अगेन उनका अनलिस्टेड बिजनेस के अंदर है, वो मतलब इंटरनेशनल आईटी कंपनी में काम करते हैं। जेन एआई की वजह से जो कंसल्टेंट्स हैं जो आईटी कंपनीज भेजती हैं, दे विल नो लॉन्गर बी नीडेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब उनका जो यूज केस है, जो उनके बिलेबल आवर्स हैं, वो रिड्यूस होंगे, क्योंकि कंसल्टेंट्स दे स्पेंड वीक्स अंडरस्टैंडिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, whereas with AI agents it can be done in minutes। माने AI agents के थ्रू जिस प्रोजेक्ट को कंसल्टेंट्स दे स्पेंड वीक्स इन अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ़िगरिंग, AI agents कैन डू इट इन मिनट्स, राइट। तो उस हिसाब से आपके जो बिलेबल आवर्स हैं वो कम होंगे, क्योंकि आप पहले 4 हफ्ते के लिए बिल कर रहे हैं कंसल्टेंट्स का, अब आपका अगर AI एजेंट लगा हुआ है तो मिनट्स में ही समझ जाएगा। फिर बिलिंग बेस मेट्रिक विल चेंज इन 18 to 24 मंथ्स, तो जो बेसिकली बिलिंग बेस मेट्रिक है चेंज होएगा 18 to 24 मंथ्स में, एंड टिपिकल बॉडी शॉप मॉडल विल स्टॉप। रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल विल गो डाउन इन द नियर टर्म। उनका ये कहना था कि दीज आईटी सर्विस एम्प्लॉयज विल मोर एक्ट लाइक एचआर फॉर एआई एजेंट्स, राइट। तो क्योंकि एआई एजेंट्स डिप्लॉयड होंगे तो उनके लिए एचआर एक्ट करेगा ये आपके आईटी सर्विस जो वहाँ पे लोग हैं, एंड रिसोर्स बेस्ड कंपनीज विल गेट हिट फर्स्ट। तो जिनका टिपिकल बॉडी शॉप मॉडल है उन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। नाउ अगेन एज पर द पर्सन जो बहुत सीनियर है, जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको और भी क्या कहना था कि नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में इस सेक्टर में रेवेन्यू ग्रोथ पे इम्पैक्ट आ सकता है, कि नेक्स्ट 1 to 2 सेक्टर में इस सेक्टर में रेवेन्यू ग्रोथ का इम्पैक्ट आ सकता है, पर लॉन्गर टर्म में बिकॉज नंबर ऑफ पीपल का रिक्वायरमेंट कम होएगा तो मार्जिन बढ़ सकते हैं। But 1 to 2 years में this sector will go through a period of uncertainty. That is what his understanding was, and that is what my understanding was also broadly after reading a lot through the commentary of different IT services companies, right? पर long term में margins improve हो सकते हैं if the number of people required goes down, right? तो ये तो एक थोड़ा सा bearish point of view था near term के लिए। एक आईटी एनालिस्ट से बात हुई तो उनका क्या कहना था, उनका कहना था यार एक और पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है। जब Y2K बूम हुआ था तभी लोग कह रहे थे आईटी सर्विसेज की नीड नहीं है, कि तब इतनी नीड आ गई। फिर जब सैस आया तो लोग कहते सैस किल कर देगा आईटी कंपनीज को, बट फिर भी सैस की नीड आ गई। फिर जब क्लाउड आया, लोगों ने कहा कि यार सॉफ्टवेयर तो क्लाउड पे चला गया सारा, तो क्लाउड इंप्लीमेंटेशन की नीड आ गई। तो हिज सेइंग इज कि क्या एआई से मार्जिन्स बढ़ सकते हैं, और एआई एजेंट्स को भी तो डिप्लॉय करना होगा, तो वहां पे भी आईटी सर्विसेज कंपनीज की नीड होगी। तो ही वॉज ऑन अ more neutral to bullish point, but he was also uncertain beyond a point, right? So I think reality will be somewhere in between, and हमें इस सेक्टर को क्लोजली असेस करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 years। रीजन भी क्योंकि आज भी इस सेक्टर का वैल्यूएशन वो नहीं है जो पहले होता था। आज ये सेक्टर अबव एवरेज वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, 27-28 टाइम्स की पी रेशियो पे है, जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ उतनी ही है जितनी प्री कोविड थी। एंड अगर हम इस सेक्टर में जाके डिफरेंट डिफरेंट सब सेक्टर्स के पी रेशियोज देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आईटी एनएससी का अगर आप टेक्निकल्स देखेंगे तो अभी स्टेज 4 स्टार्ट हुआ है निफ्टी आईटी लाइक के ऊपर।
सिमिलरली ER&D इंडेक्स देखते हैं तो ये हमने स्टॉक स्कैन्स के ऊपर डिफरेंट आप कस्टम इंडेक्सेस भी बना सकते हैं। तो स्टॉक स्कैन्स इज फ्रॉम द हाउस ऑफ SOIC, जहाँ पे हमने डिफरेंट कस्टम इंडिसेस बनाए हैं। तो अगर आप ER&D का इंडेक्स देखते हैं जहाँ पे एलेक्सी टेक्नोलॉजीज, LTTS और ये सारी कंपनीज है, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा ये कंपनीज अभी भी स्टेज 4 के अंदर है, माने ड्रॉडाउन वाले स्टेज के अंदर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप मिड कैप आईटी देखते हैं तो मिड कैप आईटी फिर भी स्ट्रॉन्गर है, राइट। तो इसमें परसिस्टेंट, कोफोर्ज और एम्फेसिस का हमने एग्जांपल लिया है, बट यहाँ पे वैल्यूएशन मल्टीपल्स बहुत हाई है इस टाइम पे। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज देखेंगे तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में न्यूजेन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, वेरएज अदर्स आर गोइंग थ्रू, लाइक जैसे इंटेलेक्ट डिजाइन में अभी कंसोलिडेशन पीरियड स्टार्ट हुआ है, बट स्टिल द लाइक रेट गेन इज गोइंग थ्रू अ स्टेज 4 मूवमेंट राइट नाउ। न्यूक्लियस स्टेज 4 में था काफी टाइम के लिए, क्योंकि वहाँ पे रीप्राइसिंग और प्रोडक्ट्स हो रही थी। अब वो रीप्राइसिंग आई थिंक क्लाइंट से पुशबैक आया, इसलिए उनके मार्जिन गिर गए हैं। अगर आप चेक करेंगे तो अगेन वहाँ पे वो प्रॉब्लम चल रही है। न्यूजेन हैज बीन द वन विच हैज डिस्प्लेड ऑपरेटिंग लेवरेज। तो वहाँ पे जो अगर वो प्रोडक्ट के अंदर री इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे ऑपरेटिंग डी लेवरेज हो सकती है अब, राइट। तो अगेन इंटेलेक्ट डिजाइन और रेट गेन को हम क्लोजली ट्रैक करेंगे। So this is why one of the reasons, again this is just my view which can be totally wrong, is that I am currently sitting on the sidelines with IT index, right? मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ वो भी IT इंडेक्स में। जो भी इन्वेस्टेड है आपको असेस करना है कि आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आपका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, एंड होपफुली इस बिजनेस एनालिसिस से और इस इंडस्ट्री एनालिसिस से आपको बहुत इंसाइट्स मिली हो जो जनरली आपको नहीं मिलती। डू ड्रॉप अ हेल येस इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर दैट यू स्मैश द लाइक बटन, कि अगर आपको इस इंडस्ट्री एनालिसिस से कुछ सीखने को मिला, एंड अपनी लर्निंग्स कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। इसके साथ साथ हम टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो पे चलते हैं। तो इन अ नटशेल हमने इस इंडस्ट्री एनालिसिस में क्या सीखा, कि हमने देखा कि आईटी सेक्टर में क्या इस टाइम पे गलत हुआ है, फिर हमने देखा आईटी सेक्टर की वैल्यूएशंस क्या चल रही है, फिर हमने टेक्निकल्स देखे आईटी सेक्टर के, फिर साथ साथ हमने ये देखा कि आईटी बिजनेसेस बॉटम्स अप इस टाइम पे क्या गाइड कर रहे हैं और क्या ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं। फिर फाइनली हमने देखा क्या एआई इस बिजनेस के लिए थ्रेट हो सकते हैं या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो दिस वाज द बिजनेस एनालिसिस एंड इंडस्ट्री एनालिसिस ऑफ आईटी सेक्टर इन इंडिया, एंड हमने पूरे के पूरे आईटी सेक्टर का एक टेम्परेचर चेक करा। आप कौन सा बिजनेस एनालिसिस या इंडस्ट्री एनालिसिस नेक्स्ट चाहते हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जय हिंद।